Radhika Gaur with the session number 1 of your 15th chapter, that is our environment. तो अभी हम अपने चैप्टर आर एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर ऑब्वियसली 15 है हमारा, और इसका हम सेशन नंबर 1 करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट. क्या होता है जब हम एनवायरनमेंट में अपने वेस्ट ऐड करते हैं. क्लियर. दैट इज यदि हम एनवायरनमेंट में वेस्ट को ऐड करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. So let's start our session with environment. Actually, it is composed of the physical surroundings, living organisms, and climatic conditions of the regions in which an organism lives. Environment क्या होता है? Environment normally क्या होता है? वो physical surroundings जिसमें कोई भी living organism रहता है. Clear? We can say that वो physical surroundings, वो living organism, वो climatic conditions किसी भी रीजन की इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, जिनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, उसे हम एनवायरनमेंट कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम अभी अर्थ पे रहते हैं, राइट. हमारे आसपास पेड़ हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं. सेम हमारे आसपास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. क्लियर. सेम टू सेम हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चेंज होती रहती है. कभी समर्स होते हैं, कभी विंटर होती है, कभी स्प्रिंग होती है. द थिंग इज दैट जो फिजिकल सराउंडिंग्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जिस में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है, उसको हम नॉर्मली एनवायरनमेंट कहते हैं. या फिर वी कैन से हर एक जो एनवायरनमेंट होता है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेटिक कंडीशन, फिजिकल सराउंडिंग्स सब कुछ मिलके एक एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर. दैट इज रिवर्स, प्लांट्स, सन, मून, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब मिलके एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. क्लियर. नाउ द थिंग इज व्हाट इज अडेप्टेशन. अडेप्टेशन क्या होता है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट इन विच दे स्टार्ट लिविंग बाय एक्वायरिंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अडेप्टेशन. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे वो स्टार्टिंग से रह रहे होते हैं. कैसे स्टार्ट करते हैं उसको अडेप्ट करना? उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनको एक्वायर कर लेते हैं, उनके फीचर्स को वो एक्वायर कर लेते हैं. यही जो प्रोसेस होता है अडेप्टेशन का, इसी को हम क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन. आई मीन टू से, अभी आप देखो, कोई पीपल होता है जो और नॉर्मली जो कोल्ड रीजन रहता है वहां पे रहते हैं. क्लियर. जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहते हैं. द थिंग इज दैट सपोज करो आप टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक का ले लो. जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की जगह पे नहीं रह पाएंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जहाँ पे वो स्टार्टिंग से रह रहे थे, दैट इज एक्वेटिक नेचर में रह रहे थे, वो वाटर में रह रहे थे, तो उन्होंने वाटर को अडेप्ट किया हुआ है. सेम जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उसने लैंड को अडेप्ट किया हुआ है. तो जहाँ पे हम स्टार्टिंग से रह रहे होते हैं, हम उसी की जो फीचर्स हैं उनको एक्वायर कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन. क्लियर. इसके बाद आता है हमारा वेस्ट सबस्टेंसेस. वेस्ट सबस्टेंसेस क्या होते हैं? द यूजलेस, लेफ्ट ओवर और डिस्कार्डेड सबस्टेंस आर कॉल्ड वेस्ट सबस्टेंसेस. वो यूजलेस सबस्टेंसेस, वो डिस्कार्डेड सबस्टेंसेस, वी कैन से वो फेंके हुए सबस्टेंसेस जिनका कोई यूज नहीं होता, जो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, उन्हीं को हम वेस्ट सबस्टेंसेस कहते हैं. क्लियर. कोई भी सबस्टेंस जिसका यूज नहीं है, जिसको हमने डिस्कार्ड कर दिया है, जिसे हमने फेंक दिया है, उसी को हम क्या बोलेंगे? वेस्ट सबस्टेंस. क्लियर. दैट द यूजलेस, लेफ्ट ओवर और डिस्कार्डेड सबस्टेंस आर कॉल्ड वेस्ट सबस्टेंसेस. क्लियर. देयर आर ऑफ 3 टाइप्स. जो वेस्ट सबस्टेंसेस हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ फार्म वेस्टेज एक्सेट्रा. सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 टाइप होते हैं. सॉलिड की फॉर्म में आपको जितने भी हमारे फार्म वेस्टेज हुए वो सब क्या है? जो सॉलिड फॉर्म के वेस्ट सबस्टेंसेस हैं. जबकि जो भी हमारे केमिकल वेस्टेज हुए वो लिक्विड फॉर्म के वेस्ट सबस्टेंसेस है. जो भी हमारे स्मोक निकलता है चिमनी से, राइट, वो क्या है? वो गैसेस फॉर्म में वेस्ट सबस्टेंसेस है. क्योंकि ऑब्वियसली ना तो फार्म वेस्टेज का कोई काम रहता, ना ही केमिकल वेस्टेज का कोई वर्क रहता, ना ही जो स्मोक चिमनी से निकलता है उसका कोई वर्क होता. दैट इज ये सब ऐसी चीजें होती हैं जो यूजलेस होती हैं, जिनका यूज नहीं होता, जिन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और इन शॉर्ट जिन्हें फेंक दिया जाता है. इज दैट क्लियर? दैट वेस्टेज आर ऑफ 3 टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. In solid state, we can take an example of farm wastes. In liquid state, we can take an example of chemical wastes.
and in gaseous state we can take an example of smoke from chimneys. Clear? इसके बाद आता है हमारा biodegradable substances. These are the substances which are disposed of naturally by the action of microorganisms like bacteria. जो biodegradable substances होते हैं ये वो substances होते हैं जो naturally dispose कर दिए जाते हैं microorganism के through. Clear? That is कोई भी substance जिनको naturally microorganism के through microorganisms के action से dispose किया जा सके उन्हें हम biodegradable substances बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए यदि पेपर लिया आपने, क्लियर, या फिर कार्डंग वगैरह हो गया, आपने क्या किया, इनको स्टोर कर दिया एक प्लेस पे, वहां पे आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन करा या फिर खुद ब खुद वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए या फिर आपने खुद से अर्थवॉर्म्स वगैरह का ट्रीटमेंट कराया. आप क्या देखेंगे, थोड़े टाइम बाद वो डिकम्पोज हो जाएंगे. वो डिकम्पोज क्यों हुए? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने उन्हें डिकम्पोज कर दिया. तो सिंपली जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं दे आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर डिस्पोज्ड ऑफ naturally by the action of microorganisms like bacteria. And besides the biodegradation, biodegradable waste can be put to treatment by waste management plants and can be used as manure. जो बायोडिग्रेडेशन के अलावा भी जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं उन्हें हम वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स को भेज सकते हैं, वहां पे उनका ट्रीटमेंट होता है और उनको मैन्योर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. क्लियर? अब उनका जब मैन्योर बना सकते हैं तो ऑब्वियसली वो एग्रीकल्चर वर्क के लिए फार्मर्स उसे यूज में ले सकते हैं. द थिंग इज दैट जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो एनवायरनमेंट को इतना अफेक्ट नहीं करते. क्लियर? क्योंकि वो वेस्टेज डिकम्पोज हो सकते हैं और उनको हम यूज में भी ले सकते हैं. एक्चुअली अब बात आती है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के जो इफेक्ट्स हैं वो क्या है. फर्स्ट, decomposition of biodegradable wastes leads to the foul smell. यदि बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज का डिकम्पोजिशन हो जाए तो उससे फोल स्मेल आती है. दैट इज समथिंग नॉट प्लीजेंट स्मेल, कोई भी ऐसी स्मेल जो प्लीजेंट नहीं होती. क्लियर? एंड द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड लीड्स द रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड. और यदि इंडस्ट्रियल वेस्टेज की डंपिंग की जाए तो क्या होगा, इंडस्ट्री में केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्टेज में, यदि उनकी डंपिंग की जाए तो क्या होगा, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और जब सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो क्रॉप यील्ड है उसमें भी रिडक्शन हो जाएगा. इज दैट क्लियर? फर्स्ट इफेक्ट हो गया दैट डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज लीड्स टू द फोल स्मेल एंड सेकेंड हो गया दैट डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड लीड्स टू द रिडक्शन इन द क्रॉप यील्ड. ऑल्सो ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज in huge quantity on these wastes carries germs and spreads disease. जितने भी हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं इन पे जो फ्लाइज हैं वो ऑब्वियसली रहती हैं. जब फ्लाइज उन पे रहेंगी तो क्या होगा, वो एज अ करियर वर्क करेंगी, डिसीज करियर के वर्क करती हैं, जर्म्स करियर की तरह वो वर्क करती हैं और डिसीजेस को स्प्रेड कर देती हैं. क्लियर? ऑल्सो डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज लीड्स टू वाटर पोल्यूशन. यदि ये जो वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यदि वाटर बॉडीज में डाल दिया जाए तो वाटर पोल्यूशन होता है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ वेरियस वाटर बॉर्न डिसीजेस. अब जब वाटर पोल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ वेरियस वाटर बॉर्न डिसीजेस. क्लियर? अब बात आती है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं. The substances that cannot be converted into harmless simpler forms by the action of microorganisms are called non-biodegradable substances. वो substances जिन्हें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के थ्रू सिंपलर हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. क्लियर? सिंपली ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता शॉर्ट फॉर्म्स में. दैट इज वो हमेशा कॉम्प्लेक्स ही रहेंगे, वो डिग्रेड नहीं होंगे, वो एनवायरनमेंट को ऑब्वियसली डिग्रेड कर देंगे. क्लियर? अब बात आती है दैट दीज आर टॉक्सिक, हार्मफुल, मे बी इनर्ट एंड एक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट कॉजिंग हार्म टू द लाइफ. ये जो सब्सटेंसेस रहते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, इनर्ट होते हैं और ऑब्वियसली ये एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ऑब्वियसली ये जो लाइफ है उसको हार्म क्रिएट करते हैं. These are account for the major pollutants of the environment. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं इनको एनवायरनमेंट के मेजर पॉल्यूटेंट्स की तरह भी हम
बोल सकते हैं. Is that clear? Now the thing is, what are the effects of non-biodegradable substances? जो non-biodegradable substances हैं उनके effects क्या हैं? Actually, long-term exposure of pesticides to air and soil may allow them to enter the food chain and harm the organism. यदि पेस्टिसाइड्स का हम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रखें एयर में या सॉइल में तो क्या होगा, वो जो फूड चेन है वहां पे एंटर कर सकती हैं और ऑर्गेनिज्म को हार्म कर सकती हैं. दैट इज सिंपली क्या होता है, यदि प्लांट्स को जो भी हमारे पेस्टिसाइड्स हैं उनका अफेक्ट हो गया, दैट इज प्लांट्स में एक्सेस अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स हो गई, तो क्या होगा, प्लांट्स को ऑब्वियसली हम ह्यूमंस खाते हैं तो हमारे ह्यूमंस में भी जो पेस्टिसाइड्स के केमिकल्स हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे और ऑब्वियसली वो हमें हार्म करेंगे. क्लियर? They also pollute water and harm the aquatic plants and animals. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं ये वाटर को भी पोल्यूट करते हैं और साथ साथ में जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये उन्हें भी हार्म करते हैं. Substances like radioactive wastes, lead, mercury, etc. accumulate in the environment and cause life-threatening disease in the humans and other living beings. जितने भी हमारे रेडियोएक्टिव वेस्टेस हुए जैसे लीड हुआ, मरकरी हुई, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, दे कॉज लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज इन द ह्यूमंस. ये ह्यूमंस में लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज कॉज करते हैं एंड अदर लिविंग बींग्स, और ऑल्सो जो दूसरे लिविंग बींग्स हैं उनमें भी ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज कॉज करते हैं. क्लियर? इसके साथ ऑब्वियसली इस टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन में, बिकॉज अभी तक मैंने आपको बता दिया वेस्टेज ऐड करने से क्या होता है, एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, चाहे हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ऐड करें या नॉन बायोडिग्रेडेबल करें, बट एनवायरनमेंट हमेशा हार्म होता है. बस हाँ वो बात अलग है कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो काफी हद तक एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो जाते हैं, दैट इज इतना डिग्रेड नहीं करते जितना नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस करते हैं. क्लियर? सो बाय द वे इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज Give 3 examples of non-biodegradable substances. आपको क्या करना है, आपको 3 non-biodegradable substances के examples देते हैं. And your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, radioactive wastes, plastic and insecticides. These all are the examples of non-biodegradable substances. Is that clear? That radioactive wastes, plastics, insecticides, all are the example of non-biodegradable substances. So, what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया कि यदि हम वेस्ट को एनवायरनमेंट में ऐड करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. क्लियर? सिंपल सी बात है, वेस्ट को जब हम एनवायरनमेंट में इंसर्ट करेंगे तो जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड होता चला जाएगा एंड एक मोमेंट ऐसा आएगा कि हमारा एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड हो जाएगा, इतना डिग्रेड हो जाएगा कि उससे निकल पाना आसान नहीं होगा हमें. ऑब्वियसली इट विल नॉट इजी टू ओवरकम दैट सिचुएशन. सो द थिंग इज वी शुड नॉट add the waste to our environment. Instead of adding them to the environment, we should think about recycling them, reusing them, and obviously refusing them. So I think that was enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.